प्यारे बच्चों, मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से आप सभी का इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वापस वो पृथ्वी पे नीचे ही आता है। जब भी बारिश होती है तो बारिश की बूंदें बादलों से नीचे ही आती हैं और हमने अनुभव किया है कि जब भी पहाड़ों से उतरना होता है तो उस उतरने की तुलना में पहाड़ों पे चढ़ने में ज़्यादा थकान होता है। आखिर क्यों होता है? निश्चित ही आप इससे भली भांति परिचित हैं कि इसके पीछे जो कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण। बच्चों, आपने गुरुत्वाकर्षण का पिछली कक्षाओं में अध्ययन भी किया है। हम इस अध्याय में गुरुत्वाकर्षण का डिटेल अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि ग्रहों उपग्रहों की गति क्या होती है, कृत्रिम उपग्रह क्या होता है और जी के वैल्यू किस प्रकार पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे और नीचे जाने पे घटती है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस भाग में हमारे चर्चा के बिंदु क्या है। तो सबसे पहले हम केपलर के नियम का अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है इसको जानेंगे और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम को सदिश रूप में अध्ययन करेंगे, सदिश रूप में उसको देखेंगे। बच्चों, किसी बिंदु द्रव्यमान पर अन्य बिंदु द्रव्यमानों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, क्या होगा, इसका परिकलन करेंगे और गुरुत्वीय नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानेंगे। बच्चों, जब भी गुरुत्वाकर्षण की बात आती है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? हमारे दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो है न्यूटन का, और उसके साथ वो दंत कथा कि किस प्रकार न्यूटन ने देखा कि जब पेड़ से सेब गिरता है तो उन्होंने जब उसको देखा तो उनके दिमाग में एक बात आई, उन्होंने विचार किया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और इस आधार पे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। बच्चों, न केवल न्यूटन वरन आदिकाल से ही बहुत सारे खगोलविद खगोलज्ञ रहे हैं जो शुरुआत से ही ग्रहों उपग्रहों तारों नक्षत्रों आदि के गतियों के संबंध में जिज्ञासु रहे हैं, गतियों को लेकर वो जिज्ञासु रहे हैं। बच्चों, ग्रही गतियों के सबसे प्राचीन प्रमाणित मॉडल को अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व टालमी ने प्रस्तावित किया था। यह भूकेंद्रीय मॉडल था। इनके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार सभी आकाशीय पिंड, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो और ग्रह हो, वो पृथ्वी के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वास्तव में इस मॉडल की धारणा के अनुसार आकाशीय पिंडों की संभावित गति केवल वृत्तीय गति ही हो सकती थी। इसी क्रम में 5वीं शताब्दी में भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट ने एक अधिक परिष्कृत मॉडल का वर्णन किया था जिसे सूर्य केंद्रीय मॉडल कहते हैं, जिसके अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों की गतियों का केंद्र माना गया और 1000 वर्ष पश्चात पोलैंड के एक ईसाई भिक्षु जिनका नाम निकोलस कोपरनिकस था, एक पूर्ण विकसित मॉडल प्रस्तावित किया जिसके अनुसार सभी ग्रह केंद्रीय स्थान पर स्थित सूर्य के परितः वृत्तों में परिक्रमा करते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे जो केंद्र में कौन है? सूर्य है। और जबकि भूकेंद्रीय मॉडल में क्या हमने देखा था कि टालमी ने जो भूकेंद्रीय मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें ग्रहों की गतियों का में जो केंद्र में जो स्थित था वो थी पृथ्वी। टाइको ब्रे ने अपना समस्त जीवन काल अपनी नंगी आंखों से सीधे ही ग्रहों के प्रेक्षणों का अभिलेखन करने में लगा दिया। उनके द्वारा संकलित आंकड़ों का बाद में उनके सहायक जोहानेस केपलर द्वारा विश्लेषण किया गया। उन्होंने इन आंकड़ों को सार के रूप में 3 परिष्कृत नियमों द्वारा प्रतिपादित किया, जिन्हें अब केपलर के नियम के नाम से जाना जाता है। जोहानन केपलर जर्मन मूल के वैज्ञानिक थे। उन्होंने टाइको ब्रे और उनके सहयोगियों द्वारा जो प्रेक्षण प्राप्त किया गया था ग्रहों से संबंधित, उसके आधार पर ग्रहों की गति के 3 नियम को प्रतिपादित किए, जिसे आज हम केपलर के नियम से जानते हैं। तो आइए बच्चों, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि केपलर का नियम क्या होते हैं, उनको जाने समझें। बच्चों, केपलर के 3 नियम हैं।
पहला नियम कक्षाओं का नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसके अनुसार सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होता है। जैसा कि आप चित्र से देख सकते हैं कि ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और ये दो नाभि हैं जिसके एक नाभि पे सूर्य स्थित है और ये प्लैनेट इसका चक्कर लगा रहा है। बच्चों आइए देखते हैं केपलर का द्वितीय नियम क्या है। तो केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रफलों का नियम होता है, लॉ ऑफ एरियाज होता है। इस नियम के अनुसार सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल प्रसर यानी कि स्वीप करती है। देखिए जैसे ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में प्लैनेट चक्कर लगा रहा है और इस एस बिंदु पे फोकस पे यहाँ पे सूर्य है। इससे मान लीजिए आर दूरी पर एक प्लैनेट की जो पोजीशन है यहाँ पे ए बिंदु पे ये प्लैनेट है और ये टी टाइम में ए से बी तक जा रहा है। तो ए से बी तक कितना क्षेत्रफल स्वीप किया, प्रसर किया, तय किया, वो ये हो गया मान लीजिए क्षेत्रफल एस ए बी। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल ASB, ठीक। इसी प्रकार जब उसके दूसरे साइड जबकि प्लैनेट सन के नजदीक जाता है तो वो C से D तक गति करता है और T टाइम में ही वो C से D तक पहुंचता है। तो इस समय जितना क्षेत्रफल तय किया, जितना एरिया, देखिए ये और यहाँ पे क्या था, ये था, दोनों बराबर होंगे। तो क्षेत्रफल ASB अपॉन डेल्टा T, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में हम मान रहे हैं ए से बी तक जा रहा है और डेल्टा टी टाइम में सी से डी तक जा रहा है। तो क्षेत्रफल ए एस बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्षेत्रफल सी एच डी अपॉन डेल्टा टी, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफली चाल नियत होता है। आइए बच्चों केपलर के द्वितीय नियम को और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक प्लैनेट है जो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इसका यहाँ पे देखिए जो स्थिति सदिश है वो क्या है, आर वेक्टर है। P बिंदु पे प्लैनेट है जहाँ पे उसका वेलोसिटी वेक्टर भी है और ये डेल्टा टी टाइम में हमने माना कि डेल्टा टी टाइम में ये P से P डैश तक पहुंचता है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर v डैश होती है। अब P से P डैश तक पहुंचने में कितना विस्थापन हुआ, कितना ये विस्थापित हुआ, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा टी टाइम में कितना विस्थापन हुआ उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये विस्थापन होगा v इंटू डेल्टा टी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे S बिंदु है और S बिंदु पे सूर्य है और यहाँ पे जो स्थिति है प्लैनेट की वो उसकी स्थिति सदिश जो है वो वेक्टर r है और यहाँ पे P बिंदु पे ये प्लैनेट है। हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम में ये P से P डैश तक जा रहा है, यहाँ P डैश में। बच्चों चूंकि ग्रह जो है वो सूर्य से बहुत ही दूर पे स्थित है, ग्रह सूर्य से बहुत ही दूरी पे स्थित है और हम एक स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं, उसका जो पाथ है उसका बहुत ही स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं, तो हम इसको लीनियर मान सकते हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी भी है वो इसके टैंजेंशियल होगी। अब ये क्या है, एक त्रिभुजाकार बन रहा है, देखिए त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं वेक्टर डेल्टा ए इक्वल टू हाफ आधार गुणे लंब। यहाँ पे देखिए आधार क्या हो जाएगा, वेक्टर आर, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर आर क्रॉस और ये क्या हो जाएगी, P से P डैश तक जो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हुआ, हम लिख सकते हैं अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, वेक्टर भी है, तो v इंटू डेल्टा टी लिखा जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं v वेक्टर इंटू डेल्टा टी। देखिए और हमें पता है कि अब यहाँ से ये चीज आया, आप देखिए चूंकि हम जानते हैं कि यदि इस बिंदु P पे इसका संवेग P हो वेक्टर P, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर P इक्वल टू m वेक्टर v और यहाँ से लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू वेक्टर P अपान m। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वेक्टर A इक्वल टू हाफ, यहाँ पे देखिए
वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। और यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा ए वेक्टर इक्वल टू हाफ आर क्रॉस पी वेक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन एम। यहाँ से लिखा जा सकता है टी को अगर इधर हम सब्स्टिट्यूट करें तो वेक्टर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन 2m वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। बच्चों ये प्लैनेट गति कर रहा है, इस पे एक केंद्रीय बल लगता है, और ये आर क्रॉस पी क्या होगा, आर क्रॉस बी के करस्पॉन्डिंग जो कोणीय संवेग होगा हम मान लेते हैं वो एल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि एल वेक्टर एल अपॉन 2m। चूंकि किसी केंद्रीय बल के लिए जो आर के अनुदिश निर्देशित है वेक्टर एल एक नियतांक होता है जबकि ग्रह परिक्रमा कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है कांस्टेंट है, तो हम इसको कांस्टेंट लिख सकते हैं, जो कि क्या बता रहा है कि जो ग्रहों की क्षेत्रफलीय वेग होती है वो नियत होती है। बच्चों एक चीज और देखिए, चूंकि कोणीय संवेग नियत है तो हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कि कहीं पे r1 डिस्टेंस पे वहां पे संवेग p1 हो तो हम लिख सकते हैं वेक्टर r1 क्रॉस p1 इक्वल टू, और किसी ऐसे पोजीशन पे वो प्लैनेट हो जिसका स्थिति सदिश r2 हो तो r2 क्रॉस p2। इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि r1 अर्थात जो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो हम लिख सकते हैं m v1 r1 इक्वल टू m v2 r2। चूंकि प्लैनेट का मास तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि किसी पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और है और दूसरी तरफ वेलोसिटी कुछ और है। तो मान लीजिए पोजीशन r1 पे वेलोसिटी v1 है, पोजीशन r2 पे वेलोसिटी v2 है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम m v1 r1 इक्वल टू m v2 r2 लिख सकते हैं। m से कैंसिल हो जाएगा, v1 r1 इक्वल टू v2 r2। इससे हम कह सकते हैं, जब देखिए कि जब ग्रह सूर्य से दूर होगा अर्थात r1 अधिक होगा तो वेग क्या होगा, उसका चाल जो होगा वो कम होगा, और जब ग्रह सूर्य के नजदीक होगा तो उस समय उसकी चाल अधिक होगी। तो बच्चों ये था केपलर्स का द्वितीय नियम। बच्चों आइए हम देखते हैं केपलर का तृतीय नियम यानी कि आवर्तकालों का नियम, लॉ ऑफ पीरियड्स। बच्चों लॉ ऑफ पीरियड्स के अनुसार, आवर्तकालों के नियम के अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। मान लीजिए कोई ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और एक चक्कर लगाने में जो उसका परिक्रमण काल है वो t है, और यहाँ पे चित्र से आप देखिए कि जो मेजर एक्सिस है मान लीजिए 2a है और माइनर एक्सिस 2b है, तो एक चक्कर लगाने में ग्रह कितना क्षेत्रफल तय किया वो क्या हो जाएगा, इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफलीय चाल से अगर उसको हम डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, परिक्रमण काल। देखिए हम लिख सकते हैं t इक्वल टू दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बटा ग्रह का क्षेत्रफलीय चाल। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका कि 2a मेजर एक्सिस है और 2b माइनर एक्सिस है, तो हम लिख सकते हैं पाई a b। और अभी हमने देखा क्षेत्रफलीय वेग, हमने देखा था a अपॉन डेल्टा t इक्वल टू l अपॉन 2m, वेक्टर l अपॉन 2m। अगर इसका मैग्नीट्यूड लें तो हम इसको लिख सकते हैं l बाई 2m। यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं t स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, और 2m अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4
एम स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। बच्चों अगर ये फोकस है यहाँ पे अर्ध नाभि लंब, ये जो है अगर मान लीजिए L है तो हम जानते हैं सिंस L इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू L इंटू ए, ये जहाँ पे अर्ध नाभि लंब है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर एल इंटू ए अपान एल स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल अपान एल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा। तो ये देखिए प्लैनेट का मास कांस्टेंट है, जिस पाथ पे चल रहा है तो एल उसके लिए यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, हम कांस्टेंट ले सकते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, अर्थात किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ये था केपलर्स का नियम। बच्चों इस टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल मतलब विभिन्न ग्रहों के जो अर्ध दीर्घ अक्ष है जो कि 10 जिसका मात्रक 10 टू पावर 10 मीटर में है उसके अर्ध दीर्घ अक्ष को दिया गया है, ये ए की वैल्यू। इसी प्रकार परिक्रमण काल का वैल्यू वर्ष में दिया गया है, अर्थात जैसे बुध का के लिए ए की वैल्यू है 5.79 इंटू 10 टू पावर 10 मीटर, टी की वैल्यू है 0.24, वर्ष में क्यू है टी स्क्वायर अपान ए क्यूब जिसकी वैल्यू आई 2.95। इसी प्रकार विभिन्न ग्रहों के लिए ये वैल्यू ए टी और क्यू की वैल्यू दी गई है। आप टेबल से देख सकते हैं कि जो टी स्क्वायर अपान ए क्यूब है, यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर अपान ए क्यूब है लगभग 3 के अराउंड है, अर्थात ये जो टेबल है ये जो आंकड़ा है वो केपलर के आवर्तकालों के नियमों की पुष्टि करता है। बच्चों आइए हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखते हैं क्या है। न्यूटन ने अपने अनुभव के आधार पर यह बताया कि आर्यम त्रिज्या की, ये देखिए आर्यम त्रिज्या की कक्षा में यदि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण चंद्रमा पे एक अभिकेंद्र त्वरण आरोपित होगा और जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं am इक्वल टू भी स्क्वायर अपान आर एम इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर एम अपान टी स्क्वायर। इसको आप इस प्रकार बोल सकते हैं कि जैसे वृत्तिगत में आपने पढ़ा था जो अभिकेंद्र त्वरण a इक्वल टू क्या होता है भी स्क्वायर बाई आर, आर वहाँ पे त्रिज्या होती थी, यहाँ पे आर एम है और फिर हम लिखते थे भी इक्वल टू आर ओमेगा अपान आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान आर और फिर जब हम ओमेगा को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अपान कैपिटल टी का स्क्वायर और यहाँ से ये आ गया 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इंटू आर एम। यहाँ पे आर की जगह यहाँ पे क्या है आर एम, जिस कक्षा में चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगा रही है उसकी त्रिज्या। बच्चों चंद्रमा का आवर्तकाल 27.3 दिन होता है और आर्यम उस कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर होती है। जब टी और आर्यम की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो एम की जो वैल्यू आती है 0.0027 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। बच्चों आप जानते हैं कि पृथ्वी सतह पे के पास से जब भी कोई वस्तु पृथ्वी पे गिरती है तो उसमें एक गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है और चंद्रमा पे जो लगने वाला त्वरण था एम पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जो अभिकेंद्र त्वरण था वो था 0.0027 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी अपन एम का इस वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है 3600। इसी प्रकार चंद्रमा की पृथ्वी के केंद्र से दूरी आर्यम और पृथ्वी की सतह पे स्थित किसी भी वस्तु की केंद्र से दूरी, पृथ्वी के केंद्र से दूरी वो क्या होगी पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि अगर इस सतह पे कोई भी वस्तु है तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पे होगी उसकी
त्रिज्या के बराबर। और हमें पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर होती है। तो यहाँ से जब हम ये पुट करते हैं Rm/Re तो ये 60 आया। न्यूटन ने भी ये वैल्यू रखा और उसके बाद इन्होंने समीकरण 2 और 3 से देखा तो G/Am = Rm/Re का स्क्वायर आया। अब देख भी सकते हैं ये 60 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3600। तो ये समीकरण 2 और 3 से एक संबंध निकाला गया कि G/Am = Rm/Re का स्क्वायर। यहाँ से न्यूटन ने ये देखा कि जो त्वरण है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो उन्होंने कहा एक पहला ये निकाला कि त्वरण A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूसरा चूंकि बल जो क्या होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है तो हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r²। m उस पिंड की द्रव्यमान है जो मान लीजिए पृथ्वी से r दूरी पे है, उसमें ये त्वरण उत्पन्न हो रहा है A। इसी प्रकार उन्होंने बोला कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम से यदि एक पिंड किसी दूसरे पिंड पे बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी उस पे बल लगाएगा। तो यदि पृथ्वी किसी वस्तु पे फोर्स लगा रही है F तो वस्तु भी पृथ्वी पे बल लगाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये बल होगा वो पृथ्वी के द्रव्यमान के भी प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू me, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान है m/r²। यहाँ से हम लिख सकते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट यूज होता है और इक्वल साइन लगता है। तो F = G m/r²। यही लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। इसे के अनुसार देखिए यहाँ पे जो G है ये क्या है, एक कांस्टेंट है जिससे गुरुत्वीय नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। बच्चों न्यूटन का जो एक फेमस कोटेशन है, जो भी उनके लॉ जो प्रबंध किए गए थे जिस बुक में प्रिंसिपिया से लिया गया है, तो उस प्रिंसिपिया से उनका एक कोटेशन है कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ द पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अर्थात इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक आकर्षण बल से आकर्षित करता है जिसका परिमाण उन दोनों पिंडों के मास के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर एक पिंड द्रव्यमान m है और दूसरा पिंड स्मॉल m है और दोनों के बीच की दूरी, जैसे ये मान लीजिए ये कैपिटल M है और ये है स्मॉल m और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी मान लीजिए r है, तो यहाँ से जो ग्रेविटेशनल लॉ था F = G m/r² है। ये न्यूटन का नियम था। बच्चों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपने अभी पढ़ लिया है कि दो कणों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है जिससे गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं। मान लीजिए ये दो कण m1 और m2 है जिनके बीच की दूरी r है, तो हम लिख सकते हैं F = G m1 m2/r², जहाँ पे G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यदि जो दोनों द्रव्यमान है m1 और m2, m1 = m2 = 1 kg ले लिया जाए और दोनों कणों के बीच की जो दूरी है r वो 1 मीटर हो, तो यहाँ से क्या आएगा F = G। यहाँ से हम गुरुत्वीय नियतांक को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को परिभाषित कर सकते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है। बच्चों G का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है और इसका विमीय सूत्र m-1 L³ T⁻⁻2 होता है। बच्चों ये तो था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आइए जरा हम देखते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे।
बच्चों अभी हमने देखा कि अगर दो कण है M1 M2 और जिनके बीच की दूरी r है तो हम बल लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके परिमाण को लिख सकते हैं F = कैपिटल G M1 M2 अपान r स्क्वायर। मान लीजिए कि हम ये देख रहे हैं कि M1 के द्वारा M2 पे लगाया गया बल, तो ये M1 जो है M2 पे जो आकर्षण बल लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर M1 की तरफ, और हम इसको लिख सकते हैं F21 वेक्टर F21, अर्थात M1 के द्वारा M2 पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा F21, और इसका डायरेक्शन देखिए अपोजिट है और ये r वेक्टर है, इसके करस्पॉन्डिंग हम यूनिट वेक्टर ले लें r यूनिट, उसका भी डायरेक्शन ये होगा, जो r यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन r वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, और बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, अर्थात वो जो r वेक्टर के विपरीत दिशा में F21 कार्य कर रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि M1 के द्वारा M2 पे लगने वाला बल, इसको हम सदिश रूप में लिख सकते हैं F21 वेक्टर = कैपिटल G M1 M2 r स्क्वायर माइनस r यूनिट वेक्टर, ये लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं F21 वेक्टर = माइनस कैपिटल G M1 M2 r स्क्वायर। इसी प्रकार हम M1 पर M2 के द्वारा लगाया गया बल हम देखें, अर्थात M1 पर M2 के द्वारा लगाया गया जो बल होगा उसका डायरेक्शन देखिए ये होगा F12 वेक्टर, और उसकी दिशा क्या है, r वेक्टर की दिशा में है। तो हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर = कैपिटल G M1 M2 अपान r स्क्वायर, और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो r यूनिट वेक्टर होगा। तो आप ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या देख रहे हैं कि F12 वेक्टर F12 = माइनस वेक्टर F21, अर्थात ये न्यूटन्स के जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है उसको भी फॉलो कर रहा है। तो बच्चों देखिए कि गुरुत्वीय बल आकर्षीय बल है, अर्थात M2 पर M1 के कारण लगने वाला जो बल F है वो माइनस r के अनुदिश है, जैसा अभी हमने दिखाया, और न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार वास्तव में बिंदु द्रव्यमान M1 पर M2 के कारण बल माइनस F है। इस प्रकार M1 पर M2 के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F12 वेक्टर एवं M2 पर M1 के कारण लगने वाला बल F21 का परस्पर संबंध क्या है, वेक्टर F12 = माइनस F21 वेक्टर, जो अभी हमने आपको दिखाया। बच्चों आइए हम देखते हैं कि किसी बिंदु द्रव्यमान पर अन्य बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। देखिए यहाँ पे M1 बिंदु द्रव्यमान है, यहाँ पे M2 है, M3 है, M4 है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस M2, M3 और M4 के कारण M1 पे लगने वाला बल क्या होगा। आइए समझते हैं। M2 के कारण M1 पे लगने वाला बल का डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, आकर्षीय बल है, तो ये कुछ इस प्रकार होगा F12, मतलब M1 पे M2 द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल। इसी प्रकार M3 के कारण M1 पे जो लगने वाला आकर्षण बल होगा कुछ इस प्रकार होगा, ये हो जाएगा F13, और इसी प्रकार M4 के कारण M1 पे जो आकर्षण बल लगेगा वो हो जाएगा F14 वेक्टर, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए हम इधर इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है R12, 2 से 1 की तरफ जो वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर वो है R12, हम इसको लिख सकते हैं R12, इसके बीच की दूरी। अगर ये डायरेक्शन इधर है और ये देखिए R12 क्या इस डायरेक्शन में है और R21 क्या हो जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अर्थात इस डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा R21 वेक्टर R21। तो इस कारण हम लिख सकते हैं यहाँ से चित्र से F12 अगर हम M1 और M2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो कैपिटल G M1 M2 अपान
R21 स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार F13 को हम लिख सकते हैं कैपिटल G M1 M3 अपान R31 स्क्वायर R31 यूनिट वेक्टर। ऐसे ही F14 हो जाएगा कैपिटल G M1 M4 अपान R41 स्क्वायर R41 यूनिट वेक्टर। और चूंकि बिंदु द्रव्यमान M1 पर बिंदु द्रव्यमान M2, M3 और M4 के द्वारा आरोपित कुल गुरुत्वाकर्षण बल इन द्रव्यमानों द्वारा M1 पर लगाए गए व्यष्टिगत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे सुपरपोजिशन का थ्योरम लागू होता है कि इस M1 द्रव्यमान पे अलग अलग जो M2, M4, M3 द्रव्यमान के कारण जो बल लगा उसके कारण टोटल बल जो होगा उसके अलग अलग लगाए गए बलों के योग के बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि F1 मतलब M1 पे लगने वाला बल F1 वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। और जब यहाँ से F12, F13, F14 की यहाँ पे वैल्यू रखी जाती है तो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है कि F1 वेक्टर इक्वल टू G M2 M1 अपान R21 यूनिट वेक्टर प्लस G M3 M1 R31 स्क्वायर इंटू R31 यूनिट वेक्टर प्लस G M4 M1 अपन R स्क्वायर 41 इंटू R41 यूनिट वेक्टर। तो ये होता है बच्चों किसी भी बिंदु द्रव्यमान पर अन्य बिंदु द्रव्यमानों के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चों अभी ये क्या था कि बिंदु द्रव्यमानों के कारण किसी बिंदु द्रव्यमान पे गुरुत्वाकर्षण बल था, ये इसे हम सदिश योग कर लेते हैं। लेकिन यदि कोई विस्तारित द्रव्यमान है, बहुत ही बड़ा पिंड है, तो उसके कारण किसी बिंदु द्रव्यमान पे गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो क्या करेंगे, हम ये मानते हैं कि वो पूरा जो विस्तारित बड़ा पिंड है वो छोटे छोटे m बिंदु द्रव्यमानों से मिलके बने हैं और जिसका उस बिंदु M1 पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो सदिश योग होगा। और इसको हम कैलकुलस के द्वारा ज्ञात करते हैं और उससे दो महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त हुए। इसको देख लीजिए क्या है कि किसी एक समान घनत्व के खोखले गोलीय खोल यानी कि हालो स्फेरिकल सेल तथा खोल के बाहर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल ठीक ठाक उतना ही होता है जैसा कि खोल के समस्त द्रव्यमान को उसके केंद्र पर केंद्रित मानकर ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई ये सेल है, हालो स्फेरिकल सेल है ये, तो इस पे स्थित जो भी बिंदु द्रव्यमान होंगे हम उसको कंसीडर करते हैं। अगर उसके बाहर कोई बिंदु है उस पे हम बिंदु द्रव्यमान पे हम जानना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो हम ये मानेंगे कि इसका सभी द्रव्यमान कहाँ केंद्रित है, इसके केंद्र पे। दूसरा क्या है कि एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर आकर्षण बल शून्य होता है। यानी कि यदि कोई खोखला गोला है और इसके भीतर हम कहीं जानना चाहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा, तो वो क्या होगा, ये शून्य होगा। कब? जब वो खोखला गोला एक समान घनत्व का हो तब। आइए बच्चों हम ये देखते हैं कि गुरुत्वीय नियतांक का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों सर्वप्रथम सन 1798 में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने प्रायोगिक आधार पर गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का मान ज्ञात किया था। जो उन्होंने प्रयोग किए थे उसमें जो ऑपरेटर्स यूज हुए थे वो इस चित्र में दिखाए गए हैं। इसमें ए बी एक छड़ होती है जिसपे दोनों सिरों पे एक स्मॉल m द्रव्यमान का द्रव्यमान के दो बॉल होते हैं, शीशे के बॉल होते हैं छोटे छोटे, A और B पे लगे हुए हैं। इस छड़ को एक पतले तार के द्वारा एक दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है और इसके दोनों छोटे शीशे के गोले के पास एक बड़े बड़े दो गोले रख दिए जाते हैं। चित्रानुसार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आप ये देख लीजिए, ये बी के लेफ्ट साइड है तो ये एक ए के राइट साइड है। बच्चों अब चूंकि दो द्रव्यमान है, ये क्या है, मान लिया कि छोटे गोले का द्रव्यमान स्मॉल m है और बड़े गोले का द्रव्यमान कैपिटल M है। इसी प्रकार यहाँ पे भी छोटा गोला स्मॉल m है, बड़ा गोला कैपिटल M है। तो दो
द्रव्यमानों के बीच क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो इस m द्रव्यमान के पिंड के कारण इस छोटे जो स्मॉल m द्रव्यमान पर एक गुरुत्वाकर्षण बल होगा जिसकी डायरेक्शन इधर होगी और मान लीजिए वो बल F है। इसी प्रकार इधर भी एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जिसका डायरेक्शन ऐसे होगा। अब आप देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस बड़े गोले के कारण इस छोटा जो शीशा का गोला है उस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं। नेग्लिजिबल होगा भी क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो जैसे ही अब इस छड़ पे कोई परिणामी बल तो नहीं लगेगा लेकिन एक आघूर्ण उत्पन्न होगा और वो इस छड़ को रोटेट करेगा जिसकी वजह से इस तार में भी ऐंठन होगी और ये ऐंठन तब तक होगी जब तक कि इसमें प्रोड्यूस जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है इस गुरुत्वीय बल आघूर्ण के बराबर न हो जाए। देखिए यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है F, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्रिया रेखा एक है तो गुरुत्वीय बल आघूर्ण लगेगा। मान लीजिए इन दोनों गोलों के बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल d है तो हम लिख सकते हैं यहाँ से फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। इसके कारण जो बल आघूर्ण होगा उसको हम लिख सकते हैं कि लगने वाला जो इसके कारण बल आघूर्ण होगा वो हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m d स्क्वायर इंटू अगर ये लेंथ छड़ की लेंथ कैपिटल L है तो हम L कर देते हैं और साम्यावस्था में क्या होगा ये बल आघूर्ण गुरुत्वीय बल आघूर्ण इसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल आघूर्ण के बराबर होगा और वो बराबर हो जाएगा टाउ इंटू थीटा। बच्चों यहाँ पे थीटा क्या है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट है, व्यावर्तन कोण है और टाउ क्या है? प्रत्यानयन बल युग्म प्रति एकांक व्यावर्तन कोण है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर L इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। यहाँ से यदि टाउ की वैल्यू पता हो, थीटा की वैल्यू पता है, छड़ की लंबाई मेजर कर सकते हैं और ये सब ज्ञात हो तो G की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। अब आप सोचेंगे थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी? तो बच्चों थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस छड़ से ऊपर तार में छड़ के करीब एक मिरर लगता है और मिरर पे एक डायरेक्शन से लाइट बीम डाली जाती है और जब इस मिरर पे लाइट बीम होगी वो परावर्तित होगी और यहाँ पे स्थित एक स्केल पे पड़ती है ऐसे। अब अगर जैसे ही इसमें तार में ट्विस्ट होगा यहाँ पे मिरर क्या होगा? वो भी रोटेट होगा और उसके कारण जो परावर्तित किरण है वो यहाँ से डिस्प्लेस होगी, कुछ आगे बढ़ जाएगी। जैसे अगर थीटा एंगल अगर तार में रोटेशन हुआ, तार में जो व्यावर्तन कोण थीटा हुआ तो इसमें जो परावर्तित किरण होगी वो 2 थीटा पे जाके मिलेगी और अगर इस यहाँ से इसकी दूरी मेजर कर दी जाए और जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ अर्थात पहले यहाँ पे पड़ रहा था और जब ट्विस्ट हुआ तो अब ये जो परावर्तित किरण कहीं और मिलेगी, इन दोनों का जो गैप होगा वो मेजर कर लिया जाए और यहाँ से इसकी दूरी मेजर कर दी जाए तो थीटा की वैल्यू ज्ञात हो सकती है। तो बच्चों इस प्रकार कैपिटल G की वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं और कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार कैंडविस ने प्रायोगिक आधार पर सर्वप्रथम कैपिटल G का मान ज्ञात किया था। आइए बच्चों हम देखते हैं कि गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण से आप परिचित भी होंगे, पिछली कक्षाओं में आपने इसका अध्ययन किया है। तो गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। बच्चों आशा करते हैं कि आपको आज का ये भाग समझ में आया होगा। तो जल्दी से ये गृहकार्य नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हल करिएगा। धन्यवाद।